हेलो एंड वेलकम टू कोड इनपुट। तो यार हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने पाइथन का कोर्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए हैं। और जो कि क्लास 11 एंड 12 के जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कवर है इधर। बस ऊप्स के कॉन्सेप्ट बाकी रह गए हैं जो कि जल्दी से जल्दी कवर हो जाएंगे। और यार इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं सी तो शुरू हो चुका था ऑलरेडी, लेकिन हम लोग अभी सी को थोड़ा सा प्रायोरिटी देके सी के कोर्स को ख़त्म करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी लेवल में, जो कि बी टेक बी सी ए और हमारे बी एस सी वगैरह में काफ़ी जो मतलब फर्स्ट ईयर में काफ़ी जगह सी को पढ़ाया जाता है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा फोकस्ड करेंगे क्योंकि हमारा चैनल ही बेटर देन योर कॉलेज प्रोफेसर। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं ना, अभी हम सी के कोर्स को देखेंगे। तो सी के कोर्स में हमने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ डाल चुके हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों और किस लिए यूज़ करते हैं सी को, और कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर हमने डाल रखा है। अगर आपने पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी से जल्दी जाकर उस 2 वीडियो को देख लें। ठीक है, तो और इस चैनल से लगातार सीखते रहने के लिए इस लाल वाले बटन को जल्दी से काला कर दीजिए और इस बटन को घंटे को ऑल पे सेट कर टन 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 घंटा बजा दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम लोग सी के क्या पूरा जो प्रोग्रामिंग की दुनिया है उसके कुछ बेसिक टर्म्स देखने वाले हैं, क्या होते हैं और कैसे उनका क्या उपयोग है। ठीक है, तो इधर मैंने जैम बोर्ड खोल रखा है जहाँ पर हम लोग समझेंगे कि क्या चीज़ है और सारे सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिए वेरिए ओ वेरिएबल्स विदाउट स्टाइलस बैंड बच जाती है। वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द कंटेनर दैट स्टोर वैल्यू। ध्यान से सुनो, वेरिएबल्स आर द कंटेनर दैट स्टोर वैल्यू। ठीक है, कैसे कैसे कंटेनर, जैसे कि आपके घर पे किचन पे जो आपका एक डब्बा होगा जिसके अंदर आप चीनी रख रहे होगे, आपका एक डब्बा होगा जहाँ पर नमक हो रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें, वो डब्बे जो है ना, क्या है, कंटेनर है जिसमें कुछ वैल्यू, मतलब नमक रह रहा है, चीनी रह रहा है। ठीक है, तो वो सारे के सारे डब्बे हैं और उसमें कुछ सामान है। ठीक है, तो वेरिएबल्स वही होते हैं। वेरिएबल्स आर द कंटेनर दैट स्टोर वैल्यूज। जैसे कि मैथमेटिक एग्जांपल देते हैं, मैं अगर x इक्वल्स टू 20 करता हूँ तो हम लोग जैसे x इक्वल्स टू 20 और फिर y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 और हम क्या करते हैं, सपोज z इक्वल्स टू x प्लस वाई, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब क्या है, z का वैल्यू कितना आएगा, 25 आएगा। क्यों 25 आएगा? क्योंकि हम x का वैल्यू कितना है, 20 है, और y का वैल्यू कितना है, 5 है। तो x का वैल्यू 20 है मतलब x ने 20 को स्टोर कर रखा था। y का वैल्यू 5 है मतलब y ने 5 को स्टोर कर रखा था। ठीक है, तो और z की वैल्यू 25 है मतलब उन दोनों को सम करने के बाद z में 25 स्टोर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे सी में वेरिएबल्स होते हैं और पाइथन में भी होते हैं, जावा में, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर कर रखते हैं। जरूरी नहीं कि वैल्यू न्यूमेरिक हो, काफ़ी सारे वैल्यूज होते हैं, हम बताते हैं उसको आगे चल के देखेंगे अभी थोड़ा देर में। ठीक है, तो ये होते हैं वेरिएबल्स। अब एक आते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। मान लो 3.14 जो कि पाई की वैल्यू है। ठीक है, 3.14। अब 3.14 कभी चेंज थोड़ी होगा, पाई की वैल्यू कभी चेंज थोड़ी होगी। पाई की वैल्यू 3.14 को 3.14 ही रहेगी। या फिर 3 मान लो, 3 तो 3 है ना, वो चेंज थोड़ी होएगा, 3 तो 3 है। तो 3 जो है ये क्या है, एक कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को हमने देख लिया। अब वेरिएबल और कांस्टेंट के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं जरा उसे देखते हैं। वेरिएबल एंड कांस्टेंट के जो टाइप्स है, जैसे कि तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट में क्या होता है ना, जो अपना कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि अभी कांस्टेंट के टाइप देखते हैं। कांस्टेंट का टाइप मतलब देखो, अगर मैं इधर जाऊं और मैं लिखूं 3, बस 3 लिखूं, तो व्हाट इज 3? 3 क्या है? 3 एक नंबर है। क्या नंबर है? एक इंटीजर नंबर है। क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर, एक इंटीजर है। अगर मैं लिखूं 3.14, 3.14 अगर लिखूं, तो 3.14 क्या है? 3.14 क्या है, क्या वैल्यू है 3.14? 3.14 एक डेसिमल वैल्यू, या फिर इसे क्या बोल सकते हो, फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, FLOAT, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट है। तो अब देखते हैं, सपोज और कुछ देखते हैं, जैसे कि मान लो
इरेज कर देते हैं, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर करके करेंगे जिससे कि हमें थोड़ा मज़ा आएगा। जैसे कि मान लो ए है, ए, ठीक है, ए क्या है, ए कैरेक्टर वैल्यू है, क्या वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है, ए कैरेक्टर वैल्यू है। तो हमने देखा कि जो अपना ए है कैरेक्टर वैल्यू है 3 इंटीजर वैल्यू और 3.14 जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होता है, ठीक है। तो हर एक जो डेटा टाइप जो वेरिएबल होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं डेटा टाइप्स। क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स। कि डेटा मतलब देखो डेटा क्या होते हैं, डेटा आर द इंफॉर्मेशन, डेटा आर समथिंग दैट इज रॉ मटेरियल, डेटा आर द रॉ मटेरियल दैट इज गिवन एज एन इनपुट टू द कंप्यूटर, ठीक है, वो डेटा होते हैं। तो डेटा, और अगर इन्फॉर्मेशन और एक टॉपिक है जो क्या होता है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आर द प्रोसेस डेटा दैट इज गिवन बाय कंप्यूटर एज एन आउटपुट, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया इन्फॉर्मेशन। तो हमारे डेटा एंड इन्फॉर्मेशन होते हैं, उनके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करें या कंप्यूटर हमको अगर 3 दे रहा है तो वो इंटीजर टाइप दे रहा है। अगर वो फ्लोट मतलब 3.14 अगर दे रहा है तो फ्लोट टाइप डेटा दे रहा है। अगर कैर दे रहा है मतलब ए अगर दे रहा है तो कैरेक्टर टाइप डेटा दे रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोर्ड को हम क्लियर कर देते हैं, और साफ़ सफाई ज़रूरी है। तो हम इधर क्लियर करने के बाद बोर्ड को हम इधर एक टॉपिक पे आते हैं। वो टॉपिक क्या है ना, वो टॉपिक है कि वेरिएबल आखिर प्रोग्राम के अंदर लिखें कैसे, ठीक है। तो वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर लिखने का कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं वेरिएबल के रूल्स, और क्या बोले, ठीक है। तो जैसे कि रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल, रूल्स फॉर डिफाइनिंग का डेफ लिख देते हैं, डिफाइनिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल, रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, देखो अगर मेरे को स्टोर करना है 5, ठीक है, क्या स्टोर करना है, 5 स्टोर करना है, तो मैं कैसे स्टोर करूंगा, एक सी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो जो अपना 5 होता है वो 5 होता है एक इंटीजर टाइप वैल्यू, हमें पता है कि 5 सिर्फ 5 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। तो सबसे पहले कीवर्ड लगाएंगे, जो कीवर्ड है इंट, INT, इंट, ठीक है, इंट। ये बताता है कि तुम्हारा वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा। तो हमने अगर इंट लिखा तो हमारा वेरिएबल जो होगा वो इंटीजर टाइप स्टोर करेगा। अब हम फिर वेरिएबल का नाम देंगे, जैसे कि XYABCD, या फिर मैं क्या करता हूँ ना, अभी हम देंगे कोड, नाम से देंगे कोड, ठीक है। और इक्वल्स टू लगाएंगे। इक्वल्स टू क्या होता है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे सारे ऑपरेटर कितने तरह के ऑपरेटर होता है, बट ये क्या होता है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर का मतलब जो हमारा कोड है, जो कोड है, कोड वेरिएबल को 5 की वैल्यू असाइन कर दो, 5 की वैल्यू कोड में स्टोर कर दो, ठीक है, बस इतना बोलता है। तो अभी क्या हो ना, अभी हमने एक वेरिएबल बना दिया, उसके बाद हम टर्मिनेट करेंगे एक सेमी कॉलन लगा के, जो कि एक लाइन टर्मिनेटर होता है। सी प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, हर एक लाइन के बाद हम लोग ऐसे सेमी कॉलन लगाते हो, तो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा देर में। तो इंट कोड इक्वल्स टू 5, ठीक है, ऐसे हम वेरिएबल बनाते हैं। अब ऐसे देखते हैं, एक और देखते हैं, अगर हम लोग लिखें इंट, इंट सपोज कोई सिंबल दे, इंट ऐसे लिखते हैं, इन 7 कोड, इन 7 कोड, इन 7 कोड इक्वल्स टू 5, तो ये गलत है, ठीक है, ये एरर शो करेगा। क्यों एरर शो करेगा, क्योंकि हम जो वेरिएबल जब बना रहे होंगे तो उसके नाम के पहले उसका नाम स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर, एक नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल नेम को, ठीक है। जैसे कि हमने अभी नंबर से स्टार्ट किया, 7 से स्टार्ट किया, हम ऐसे लिख सकते हैं कोड 7, कोड 7 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, बट हम स्टार्ट नहीं कर सकते नंबर से, ठीक है। मेरा समझ में आ गई होगी ये चीज। देन और क्या है ना, जब मैं मान लो मैं ऐसे लिखूंगा कोड इनपुट, अगर मैं लिखूंगा कोड, कोड देन स्पेस देकर इनपुट, कोड स्पेस देकर इनपुट, और मैं इधर लिखूंगा 1 लिख देता हूँ मान लो, तो ये एरर दिखाएगा, क्योंकि वेरिएबल नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहना चाहिए, और जो हमारा स्पेस है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है, और हम स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते। सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है जिसे बोलते हैं अंडरस्कोर, ठीक है।
अंडरस्कोर होता है जो कैसे नीचे होता है, एक होता है ऐसे माइनस वाला सिंबल, एक होता है नीचे अंडरस्कोर वाला सिंबल। जो अंडरस्कोर वाला सिंबल है बस वही यूज कर सकते हैं। तो कोड अंडरस्कोर इनपुट जो होगा वो एक वर्ड होगा, ठीक है। कोड अंडरस्कोर इनपुट इक्वल्स टू 1, ठीक है। या फिर अगर ऐसा कोड इनपुट लिखना चाहे तो सी को कैपिटल कर देना कोड, देन आई को फिर कैपिटल करके लिख देना, अगर आपको समझना होगा कि कोड इनपुट अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो याद रखो कुछ चीज़ें, जैसे कि नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर बीच में यूज़ नहीं कर सकते, दो नेम के बीच में स्पेस नहीं हो सकता, ठीक है। और कोई सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं वेरिएबल और वेरिएबल के रूल से रिलेटेड। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना फर्स्ट सी प्रोग्राम लिखेंगे। फर्स्ट डॉट सी नाम से कर देते हैं, FIRST फर्स्ट डॉट सी नाम से एक पहला प्रोग्राम लिखते हैं। तो उस पहला प्रोग्राम के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इधर सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, #include stdio.h, ठीक है, stdio.h। देन हम क्या करते हैं, देन हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं, इंट मेन, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं, तो देन हम एक कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद उसके अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम चलो 2 नंबर का सम करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है तो पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है देखेंगे अब, थोड़ा नहीं, कल के वीडियो पे देख लेंगे फंक्शन क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा। हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, HELLO, हेलो WORLD, हेलो वर्ल्ड। देन हमें पता है कि हम हर एक सेंटेंस को टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन से, ठीक है। जहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं होगा उस वाले हर सेंटेंस को, बट इसको नहीं, इसको छोड़कर, ठीक है। जैसे कि मेन फंक्शन में कर्ली ब्रेसेस है तो हम इसको टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, बट इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं सेमीकोलन से, जो एक लाइन टर्मिनेटर या फिर पंक्चुएटर सेपरेटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को हम रन करेंगे, ठीक है। तो रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, हम लोग को पता है हम लोग ने क्या किया था, हम लोग GCC कंपाइलर यूज़ कर रहे होंगे। GCC कंपाइलर हम इंस्टॉलेशन बना देंगे इसका जल्दी से। हमने इंस्टॉलेशन नहीं बनाया, शायद हम बना देंगे, बट अभी क्या करो ना आप, अभी हम जैसे कर रहे हैं उसको बस देखते जाओ। हम क्या करेंगे, इधर हम लिखेंगे GCC देन फर्स्ट.c -o और हम लिखेंगे इधर हेलो हेलो world.exe, ठीक है। अब इसको मैं रन करूँगा तो देखो इधर एक hello world.exe नाम का एक फाइल उसने बना दिया, ठीक है। hello world.exe नाम का एक फाइल बना दिया। अब हमारा जो सोर्स कोड था, हमने पढ़ा था कि कंपाइल हो जाता है, अब हमारा ये था हमारा सोर्स कोड, ये हो गया कंपाइल हो गया। अब कंपाइल किस में होगा, hello world.exe नाम है, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया था hello world नाम से कंपाइल करना। अगर हम कुछ नहीं करते तो वो बस a.exe नाम से कंपाइल हो जाता है। जैसे कि मैं अगर दिखाऊँ, इसको हटा दे के बस GCC file.c लिखाऊँ तो a.exe नाम से आ गया, बाई डिफॉल्ट a.exe होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग hello world.c को देखेंगे। अब देखो कि आउटपुट किधर है। अब हमने जो किया उस पर कुछ रिजल्ट तो नहीं आया, बस hello world.exe बन गया, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इधर hello world.exe को रन करेंगे, hello world.exe को रन करेंगे। देखो hello world आ गया हमारा, ठीक है। तो अभी थोड़ा इस कोड को एक्सप्लेन कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इंस्टॉलेशन मिल जाएगी कि कैसे इंस्टॉल करते हैं सारी चीज़ों को, VS कोड में कैसे सी प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं, सब कुछ आ जाएगी। #include stdio.h, इसका मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मतलब जो हमारा ये क्या है, हेलो वर्ल्ड जो आ रहा है एक आउटपुट है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड क्या है, एक आउटपुट है। तो हमको एक आउटपुट मिल गया इधर। आउटपुट देने के लिए, ताकि हमारा सी प्रोग्राम कुछ आउटपुट दे सके, हम लोग इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब हमें सी का एक लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी से हमें उसको इंक्लूड करना पड़ेगा कि तुम इधर आओ और आउटपुट दो हमको, ठीक है। मतलब आउटपुट के फंक्शन हमें हम इसके थ्रू आउटपुट के फंक्शन यूज़ कर पाएंगे। अगर ये ना होना तो देखो एक वार्निंग दिखाएगा। मैं अगर रन करूँ, कंपाइलेशन करूँ तो देखो क्या बोल रहा है कि आपने जो किया है ना, printf को यूज़ किया है बट आपने इंक्लूड नहीं किया stdio.h को, तो प्लीज़ आप इंक्लूड कर दो stdio.h को, ठीक है। बट उसने बना दिया, कंपाइलर समझदार है, उसने बना दिया a.exe, बट वो बोल रहा है कि इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंक्लूड कर देंगे ताकि हम printf को यूज़ कर पाए। उसके बाद होता है इंट मेन का क्या काम होता है, इंट मेन अब हमारा इंट होता है, इंट या इधर हम लोग वॉइड मेन भी कर सकते हैं, वॉइड मेन भी लिख सकते हैं। ये बस फंक्शन के रिटर्न टाइप होते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बस एक मशीन का
मशीन समझ लो, मशीन जैसे होते हैं फंक्शन, जो कि कुछ इनपुट लेते हैं और कुछ आउटपुट दे देते हैं, ठीक है। तो हमको एक मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। मेन फंक्शन क्या होता है ना, एक ड्राइवर फंक्शन होता है जो कि ड्राइव करता है, जो कि किसी चीज़ को चलाता है, ठीक है। आपका जैसे कार का ड्राइवर होता है, ठीक है, वो मेन होता है आपका। चाहे आपका इंजन जैसा भी हो, बिना ड्राइवर के कार नहीं चल रही है अंटीना वाले तो टेस्ला नहीं है, ठीक है। तो टेस्ला के अंदर भी तो फिर मशीन ड्राइव करता है। तो ये हमारा है वॉइड। वॉइड क्या है ना, वॉइड रिटर्न टाइप होता है, मतलब ये हमारा फंक्शन जो हमारा मशीन है, ठीक है। मशीन क्या रिटर्न करेगा, मशीन अगर चॉकलेट बनाने की मशीन है तो चॉकलेट बनाकर रिटर्न करेगा। अगर कोई टॉय बनाने की मशीन है तो टॉय बनाकर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिटर्न क्या करेगा, वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बस जो अंदर का काम है वो कर देगा, ठीक है। बस अंदर कुछ कैलकुलेशन, कुछ जो भी हमने किया कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, बस अंदर कुछ करके प्रिंट करेगा। हम लोग फंक्शन चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और एक आता है इंट। इंट मैंने लिखा था, जो इंट का मतलब होता है कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न जीरो, ठीक है। रिटर्न जीरो करेगा। रिटर्न जीरो का मतलब ये है कि अब हमारा फंक्शन खत्म हो गया, हमारा जो फंक्शन का जो काम था, इसके अंदर जितना काम करना है कर लो और फिर रिटर्न कर दो जीरो। इसका मतलब हमारा फंक्शन का काम खत्म। अब हमें मेन फंक्शन को बंद कर दो तुम, अब मेन फंक्शन का कोई काम नहीं है, मतलब प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारा मेन फंक्शन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोग्राम को चलाने के लिए, ठीक है। मैं अगर प्रिंट है इधर लिख दूं, मैं इधर प्रिंट एफ हाई, ठीक है, प्रिंट एफ हाई लिख दूं तो ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम चलता है। प्रोग्राम चलता है मेन फंक्शन से, तुमने तो मेन फंक्शन के अंदर कुछ डाला ही नहीं, तो प्रोग्राम चलेगा नहीं, ठीक है। सो तो अभी क्या हुआ ना, अभी हमने मेन फंक्शन बना लिया, बस इतना समझो, मेन फंक्शन बना दिया। और प्रिंट एफ क्या काम करता है ना, इधर कंसोल पे टर्मिनल पे कुछ कुछ प्रिंट कर देता है, जो हम इसके अंदर लिखेंगे वो प्रिंट कर देगा। और रिटर्न क्या जीरो होता है हमने बता ही दिया, ठीक है। और अगर मैं इधर कोड रनर से रन करूँ तो इधर हमको ऐसे ही मिल सकता है कि हेलो वर्ल्ड, और फर्स्ट डॉट ई नाम का एक बन गया होगा, और कोड रनर काम आसान कर देता है यहाँ से जो कोड रन करता है, ठीक है। और अभी देखो, अभी जो ये दो ब्रैकेट किस लिए लगे हैं, जो कर्ली ब्रेसेस है। कर्ली ब्रेसेस का मतलब इंट मेन के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। मतलब ब्लॉक बना देता है, घर बना देता है कि इंट मेन का इतना एरिया है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना है वो सारा का सारा इंट मेन का इलाका है, वहाँ पर इंट मेन राज करेगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट किस लिए हैं, ये जो पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ये बताते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर आइटम जो है वो एक फंक्शन है, जैसे कि मेन एक फंक्शन है, प्रिंट एक फंक्शन है, इसलिए वहाँ पर वो ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है। फंक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यार आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इंस्टॉलेशन वगैरह देख लेंगे और फिर कुछ एडवांस चीज़ें करेंगे, फिर मज़ा करेंगे उसके साथ। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर दिया होगा इस वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।